नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदू अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आइकोसिनोइड्स, जिनका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स। ठीक है, तो इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं आइकोसिनोइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले जो बात आ जाती है वो होती है इनकी सिंथेसिस की, कि कहाँ से ये सिंथेसाइज होते हैं। सिंथेसाइज से भी पहले मैं आपको इनका बेसिक फंक्शनैलिटी जो रहेगी, ठीक है, कि ये क्यों होते हैं आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में ये ऑटोकॉइड में किस कैटेगरी का काम संभालते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई भी बीमारी होती है, डिजीज या डिसऑर्डर जो भी आपको हो रहा है, उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, क्लिनिकल क्लिनिकल सिम्टम्स, ये क्लिनिकल सिम्टम्स बेसिकली अगर हम कॉमनली देखें तो कौन से रहते हैं? पेन, ठीक है, फीवर, एंड इन केस हमें देखने को मिलती है इन्फ्लामेशन। क्या देखने को मिलती है? इन्फ्लामेशन। ठीक है, बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट या फिर बेसिक पिलर्स है किसी भी सिम्टम के लिए। ठीक है, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए। अगर आप पेशेंट के पास जाते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू आर और समवन इज सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, तो माइग्रेन की कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है? कि ही विल हैव अ बेसिकली सीवियर पल्सेटिंग हेडेक, मतलब पेन होगा, किसी भी तरीके का पेन होगा। कौन सी पोजीशन पे होगा? हेड पे होगा। तो यहाँ पे ये हो गए क्लिनिकल सिम्टम्स। ये जो आपके पास क्लिनिकल सिम्टम्स है, ये कौन प्रोड्यूस करेगा? बेसिकली बात यहाँ पे आएगी, ये प्रोड्यूस करेंगे आपके prostaglandins, thromboxins and leukotrienes. They are responsible for these symptoms or they are responsible for these activities in your body. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। चलो, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये समझना है कि इनको सिंथेसाइज कैसे करती है आपकी बॉडी। ठीक है, इनकी सिंथेसिस समझनी है। सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो जरा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, अब इस पूरी फ्रेश स्क्रीन पे आ जाओ। हमारी जब भी सेल इंजरी होगी, ठीक है, बेसिकली जब भी आपको आपके सेल को इंजरी होगी तो उसमें कई सारी चीज़ों का ब्रेकडाउन होगा। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है, क्या रहता है वो? मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। कौन से? मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स एक पर्टिकुलर एंजाइम के इन्फ्लुएंस में आते हैं, जिसका नाम होता है फॉस्फोलाइपेस A2। कौन सा होता है? फॉस्फोलाइपेस A2। फॉस्फोलाइपेस A2 की मदद से ये बनाती है एराकिडोनिक एसिड। क्या बनाती है? एराकिडोनिक एसिड। ठीक है, ए डैश मीन्स एसिड। ये एराकिडोनिक एसिड फर्दर दो पाथवेज में जाता है। ठीक है, इट विल गो इनटू टू पाथवेज फॉलोड बाय टू डिफरेंट एंजाइम्स। ठीक है, फॉलोड और मीडिएटेड बाय टू डिफरेंट एंजाइम। सबसे पहली जो एंजाइम रहती है वो होती है कॉक्स, और दूसरी रहती है आपके पास लॉक्स। ठीक है, कॉक्स का मतलब यहाँ पे है साइक्लो ऑक्सीजन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइक्लो ऑक्सीजिनेस। ठीक है, साइक्लो ऑक्सीजिनेस। और लॉक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? लाइपो ऑक्सीजिनेस। ठीक है, लाइपो ऑक्सीजिनेस। इनमें डिफरेंस क्या है बाद में करते हैं। सबसे पहले इनके बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ से हमें प्रोड्यूस करके मिलती है, प्रोडक्शन किस किस की हो रही है। कॉक्स पाथवे फर्दर प्रोड्यूस करता है या फिर फर्दर सिंथेसाइज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन G2। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन G2 दैट इज प्राइमरली मेड। दिस फर्दर गोज इनटू द साइक्लिक एंडोपेरोक्सिडेज एंजाइम्स। ठीक है, साइक्लिक एंडोपेरोक्सिडेज एंजाइम की मदद से पी प्रोस्टाग्लैंडिन H2 बनेगा। अब फर्दर यहाँ पे तीन एंजाइम्स लगती है। ठीक है, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है, जरा ध्यान से सुन लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो एंजाइम है उसे हम बोलते हैं आइसोमेरेज। कौन सी एंजाइम होगी? आइसोमेरेज। आइसोमेरेज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 एंड F2 अल्फा। E2, D2 एंड F2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन H2 से अब एक और एंजाइम यहाँ पे काम करेगी, दैट इज थ्रोम्बोक्सेन। थ्रोम्बोक्सेन सिंथेस मीन्स यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस होगी एंड TXA2 विल बी सिंथेसाइज्ड। TXA2 which can further convert into TXB2। लास्टली हमारे पास एक और एंजाइम रहती है जिसका नाम होता है प्रोस्टासाइक्लिन, नॉट प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेस।
prostacyclin synthase, which will be responsible for the formation of PGI2, प्रोस्टाग्लैंडिन I2। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर आउट हो गई है। चलो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन दोनों की सिंथेसिस कर लिया। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब आ जाते हैं लॉक्स पाथवे पे। कौन से पाथवे पे आ जाते हैं अब हम आते हैं लॉक्स पाथवे पे। लॉक्स पाथवे रिस्पॉन्सिबल होता है किसकी फॉर्मेशन के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोट्रीन्स, LTA4। ठीक है, अब ये जो आपके पास LTA4 है, ये फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इट कैन प्रोड्यूस LTB4 एंड ऑल्सो इट फर्दर इट प्रोड्यूसेस CD एंड E4। तो ये आपके यहाँ पे बन गए ल्यूकोट्राइन्स और ये बन गए आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स। तो ये एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, तो इसको प्लीज आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज पे कि हमारे पास सबसे पहले जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था आइकोसिनोइड्स। हम किसको पढ़ेंगे आज? आइकोसिनोइड्स को। आइकोसिनोइड्स का मतलब क्या होता है ये भी जान लेना बहुत ही जरूरी है। आइकोसिनोइड्स का मतलब होता है, दो वर्ड से डिराइव्ड है, इकोसा, आइकोसा। आइकोसा का मतलब 20 कंटेनिंग और 20 कार्बन एटम्स। ऐसा कंपाउंड जिनके अंदर 20 कार्बन एटम्स की चेन है उन्हें हम आइकोसिनोइड्स बोलते हैं। ये सारे आपके लिपिड डिराइव्ड होते हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एराकिडोनिक एसिड। यहाँ पे बेसिकली एराकिडोनिक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाओ। जो भी आपके पास यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन हो गए, सिंथेसिस तो हमने कर ली। आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, दे आर बेसिकली which type of compounds? They are cyclic compounds। क्या है? cyclic compounds। तो आपने हमेशा याद रखना है and they are formed by COX enzyme। तो COX enzyme is always responsible for the production of cyclic compounds, whereas LOX enzyme, ठीक है, lipoxygenase enzyme is always responsible for the production of चेन कंपाउंड्स। कैसे कंपाउंड्स को बनाएगा? चेन कंपाउंड्स। और चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ल्यूकोट्रीन्स। कौन से होते हैं? ल्यूकोट्रीन्स। तो आपको यहाँ पे चीज क्लियर आउट हो गई है। कॉक्स के C से साइक्लिक याद रखना, लॉक्स के L से याद रखना है आपने लॉन्ग चेन वाले कंपाउंड्स। कैसे चेन कंपाउंड्स? लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। अगर हम इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें पूरी बॉडी में, तो जो आपके पास बेसिकली आइकोसिनोइड्स है, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल बॉडी, दे आर प्रेजेंट इन होल बॉडी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर आउट हो चुका है आपको। एंड फर्दर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हर एक सेल सिंथेसाइज करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, बिकॉज हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन है और हर एक अगर सेल में इंजरी होती है तो इट कैन प्रोड्यूस, और कोई भी डिसरप्शन हो जाती है हेमोस्टैटिक कंडीशन की, तो इट विल गेट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फोस्फोलाइपेज A2 एंजाइम, और फोस्फोलाइपेज A2 फर्दर प्रोड्यूस करती है एराकिडोनिक एसिड। यही एराकिडोनिक एसिड फर्दर प्रोड्यूस करेंगे आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स। तो आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर आउट हो गई होगी। अब थोड़ा सा यहाँ पे बात करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम या फिर कॉक्स एंजाइम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो रहेगी वो रहेगी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जिसे हम नसेड्स बोलते हैं, उसके ऊपर। तो हमें कॉक्स का मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी है। कॉक्स एंजाइम फर्दर 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, कॉक्स एंजाइम फर्दर 3 टाइप्स की होती है, दैट इज COX1, COX2 एंड COX3। COX1, COX2 एंड COX3। COX3 एक न्यूअर टाइप की हमारे पास साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम है। साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये साइक्लिक कंपाउंड बनाएगी। कैसा कंपाउंड बनाएगी? ये साइक्लिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करके देगी। और साइक्लिक कंपाउंड्स कौन से आपके यहाँ पे? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, PG एंड TX, थ्रोम्बोक्सिन्स। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे हम बेसिकली एंजाइम्स को डिफरेंशिएट करेंगे। किनको डिफरेंशिएट करेंगे? एंजाइम्स को। दिस कॉलम विल बी फॉर COX1, दिस कॉलम विल बी फॉर COX2 एंड दैट विल बी फॉर COX3। सबसे पहले बात करते हैं COX1 की। किसकी? COX1 की। COX1 एंजाइम। COX1 एंजाइम सबसे पहली और ओल्डेस्ट एंजाइम है। ये आपकी बॉडी में हर तरीके से प्रेजेंट होती है। कंस्ट्रक्टिव एंजाइम होती है, मेजर होती है। ठीक है, कैसी है ये? मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेजर प्लस इंपॉर्टेंट एंजाइम। ठीक है, चलो एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट,
इट सर्व्स एज अ हाउस कीपिंग, मतलब एक तरीके से ये हाउस कीपिंग एंजाइम्स होती है। क्या होती है ये? हाउस कीपिंग एंजाइम्स। हाउस कीपिंग का मतलब कि दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द सेल एंड दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द हेमोस्टैटिक कंडीशन। दे हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ द हेमोस्टैटिक कंडीशन। ठीक है जी। हेमोस्टैटिक कंडीशन का मतलब जिन्हें नहीं पता, आपकी बॉडी में एक न्यूट्रल पोजीशन होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में एक्साइटेटरी हार्मोन्स भी है, इनिबिटरी हार्मोन्स भी है। दोनों को एक जैसे सीसॉ होता है ना, एक लेवल पोजीशन पे लाके रखना। वो लेवल पोजीशन पे कौन लाके रखता है? कॉक्स वन एंजाइम। कौन से एंजाइम? कॉक्स वन एंजाइम, दैट इज साइक्लोऑक्सीजिनेस वन एंजाइम। बेसिकली जो इसका फंक्शन रहता है, ये आपकी बॉडी में हेमोस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने में मदद करती है, बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखने कंडीशन को मेंटेन करने में मदद करती है, मतलब रीनल फंक्शनैलिटी को मेंटेन करके रखने पड़ती है। और ज्यादातर ये केसेस में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होती है। तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बेसिकली म्यूकस की कंसंट्रेशन, म्यूकस की प्रोडक्शन बनाने में मदद करती है। ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये पॉइंट्स आपको आई होप क्लियर हो गए होंगे अकॉर्डिंग टू दी कॉक्स वन एंजाइम। कॉक्स वन एंजाइम, इसको हम प्रोटेक्टिव एंजाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रोटेक्टिव एंजाइम। अब आ जाते हैं कॉक्स टू एंजाइम पे। कौन से एंजाइम पे आ जाते हैं अब हम? कॉक्स टू, साइक्लो ऑक्सीजिनेज टू। साइक्लो ऑक्सीजिनेज टू, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फ्लामेशन के लिए और पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए। बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन, जो कि इन्फ्लामेशन में प्रोसेस रहते हैं रेड व्हील लाइन एंड रेड लाइन व्हील एंड फेर इन्फ्लामेशन एंड पैथोलॉजिकल चेंजेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है जी, चलो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दीज एंजाइम्स, इट इज एन इंड्यूसेबल एंजाइम। मतलब कि इसे, ये जो आपके पास कॉक्स वन है नॉन इंड्यूसेबल है, मतलब कि ये आपके सेल में प्रेजेंट होगी, बट कॉक्स टू प्रेजेंट नहीं होती है। इट इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन यू हैव अ सर्टेन चेंज इन योर होम्योस्टैटिक कंडीशन। इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड, इट इज ओनली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग व्हेन यू गेट हार्म, व्हेन यू गेट हर्ट और हार्म। ठीक है, आपकी बॉडी में जरूरी नहीं है कि ये यूज निकलती रहे। अगर कॉक्स टू निकलती रहेगी, कॉक्स टू यूज होती रहेगी, तो इन्फ्लामेशन आती रहेगी। इन्फ्लामेशन दर्दनाक होती है। ठीक है, इन्फ्लामेशन आएगी तो पेन भी आएगी, तो एक तरीके से इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इन्फ्लामेशन। तो इसलिए ये हमेशा नहीं रहती है आपकी बॉडी में। इट विल ओनली गेट प्रोड्यूस्ड ऑन केस व्हेन योर बॉडी गेट्स हार्म। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कॉक्स थ्री पे। कौन सी पे? कॉक्स थ्री। कॉक्स थ्री का आप थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि हम फर्दर नसेड्स करेंगे और नसेड्स में कॉक्स वन कॉक्स टू कॉक्स थ्री भी है, लेकिन हम वहां पे बेसिकली पेन किलर्स को डिस्कस करेंगे। और पेन किलर्स में हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट रहती है। देखो, कॉक्स थ्री न्यूअर जनरेशन की है। क्या है? न्यू जनरेशन की है। न्यू जनरेशन एंजाइम, न्यू जनरेशन एंजाइम। कॉक्स थ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पेन परसेप्शन एंड फीवर। मतलब आपकी बॉडी में जो भी पेन हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, एक्सेप्ट योर हार्ट ब्रेक वाला। ठीक है, उसमें कोई दर्द नहीं होता है। पेन प्लस फीवर, पेन प्लस फीवर, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉक्स थ्री एंजाइम। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉक्स थ्री एंजाइम। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्रग्स की, तो एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे पैरासीटामोल है, ठीक है, एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल। नॉर्मली हम बोलते हैं ना, पैरासीटामोल ले लो, सिर दर्द भाग जाएगा। तो पैरासीटामोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिबिशन ऑफ कॉक्स थ्री एंजाइम। पैरासीटामोल कॉक्स थ्री को इनिबिट करती है। कॉक्स टू को जैसे सेफेकॉप्सेव, रेफेकॉप्सेव ऐसी ड्रग्स इनिबिट करती है। कॉक्स वन को इनिबिट कर सकती है, एस्पिरिन इनिबिट कर सकती है। तो ये हमारे पास कुछ ड्रग्स होती है जो हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे। तो आई होप यहाँ पे आपको साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे और कॉक्स एंजाइम से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर आउट हो गई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इस वीडियो के, जो कि रहेगा आपके पास बेसिकली यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फंक्शंस। अब बेसिकली हम फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन या कौन सा थ्रोम्बोक्सिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बॉडी पे इनका एक बेसिकली बायोलॉजिकल फंक्शन क्या रहेगा आपकी बॉडी के ऊपर। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। कौन से आ जाते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले, पीजीज। ठीक है,
प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी बॉडी में, देखिए जैसे हमने बोला कि इकोसिनोइड्स आपकी पूरे सेल में प्रेजेंट है, तो इट विल बी प्रेजेंट इन योर वेरियस ऑर्गन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल के बारे में, ठीक है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पे बेसिकली ज्यादातर PGI2 एक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है? PGI2, एंड इट विल कॉज वेजोडाइलेशन। ब्लड वेसल की बात कर रहा हूं यहाँ पे। ब्लड वेसल पे क्या प्रोड्यूस करेगा? वेजोडाइलेशन, ठीक है। PGI2, PGE2, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। E2 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजोडाइलेशन, बट जो पोटेंट रहेगा, जिसकी एक्टिविटी वेजोडाइलेशन में सबसे ज्यादा है, ठीक है, वेजोडाइलेशन में सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी है? I2 की। उससे कम किसकी है? E2 की, ठीक है। सबसे पहले I2 आता है, उसके बाद आता है E2। इतनी चीज क्लियर आउट हो गई। चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर वेजोडाइलेशन हो रही है तो वेजो कंस्ट्रक्शन भी तो करवानी होगी। तो थ्रोम्बोक्सिन A2, TXA2, थ्रोम्बोक्सिन A2 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। थ्रोम्बोक्सिन A2 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ब्लड वेसल पे एक्शन पता लग गया। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यूट्रस की। किसकी बात करते हैं हम यहाँ पे? यूट्रस छोड़ो, सबसे पहले हम ब्रोंकस की बात करते हैं। स्मूथ मसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रोंकस पे, ब्रोंकस पे बेसिकली PGE2, सबसे पहले PGE2, इट विल प्रोड्यूस एन ब्रोंकोडाइलेटरी एक्शन। क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्रोंकोडाइलेशन, बी डाइलेशन। और वहीं पे PGI2 भी ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो ब्रोंकोडाइलेशन की यहाँ पे आपको सीरीज दिखेगी कि हु इज द मोस्ट पोटेंट, मतलब जो सबसे ज्यादा डायलेशन कर सकता है, दैट विल बी E2, एंड उससे कम होगा I2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर ब्लड वेसल की बात करें तो I पहले आ जाएगा, अगर ब्रोंकस की बात करें तो E पहले आ जाएगा। E2 इज द पोटेंट। अब यहाँ पे ब्रोंकोडाइलेशन कर ली, लेकिन ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कौन करेगा? PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा and thromboxane A2, TXA2. It is responsible for the bronchoconstriction. It is responsible for bronchoconstriction, मतलब ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट करेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप यहाँ पे क्लियर आउट हो गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ी सी यूट्रस की। किसकी बात करते हैं अब यहाँ पे? यूट्रस की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है यूट्रस, बिकॉज जो हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का यूज करते हैं वो ज्यादातर लेबर के केस में, प्रेगनेंसी के केस में भी यूज करते हैं। तो यूट्रस पे आपके पास PGE2, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? PGE2 प्लस PGF2 अल्फा, F2 अल्फा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन दे बोथ प्रोड्यूस विच टाइप ऑफ एक्शन? दे कैन प्रोड्यूस कंस्ट्रिक्शन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे प्रोड्यूस कंस्ट्रिक्शन, मतलब यूट्रस पे कंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं GIT पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, GIT का थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज वी यूज सर्टेन ड्रग्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। अब ये आपके पास ऑटोकॉइड है, ऑटोकॉइड है तो एक तरीके से GIT पे क्या काम करेगी? GIT पे म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ा देंगे और फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ा देंगे, मतलब पेरिस्टैटिक मूवमेंट्स को आगे की तरफ बढ़ा देंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ा देंगे। तो इंटेस्टाइन पे यहाँ पे म्यूकस की सिक्रीशन कौन बढ़ाता है? म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ाता है E2। E2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ म्यूकस और और उल्टा होगा, HCl की सिक्रीशन कम होगी। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इट विल बी रिस्पॉन्सिबल बाय द प्रोस्टाग्लैंडिन E2। अब यहाँ पे आइस पे आते हैं। आइस पे भी कई हद तक हम यूज करते हैं, बिकॉज वी यूज प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन द केस ऑफ ग्लोकोमा। ग्लोकोमा के केस में भी हम यूज करते हैं आइस पे बेसिकली PGE1, E1 is responsible for the treatment of F2 alpha, PGF2 alpha, F2 alpha is responsible for decreasing the interocular IOA, मतलब इंटरऑक्यूलर प्रेशर को डिक्रीज करने में F2 अल्फा, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इज रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे इट विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? इट विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लोकोमा। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइस का इंपॉर्टेंट पॉइंट किया हमने यहाँ पे ब्रोंकस का एक बहुत ही बड़ा और इंपॉर्टेंट पॉइंट किया हमने, यूट्रस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, GIT का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किया, और ब्लड वेसल का। तो यहाँ पे इनके एक्शंस आई होप आपको क्लियर आउट हो गए होंगे।
अब नेक्स्ट जो चीज हम करने वाले हैं वो है ड्रग्स। ठीक है, हम बेसिकली एनालॉग्स को डिस्कस करेंगे। क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, इन सब के एनालॉग्स को यूज करके एनालॉग्स को देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स है जो कि हम कौन कौन सी डिजीज या फिर कौन कौन से डिसऑर्डर्स में यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन ई से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पीजीई से रिलेटेड, E1 एंड E2 से रिलेटेड। किससे? E1 एंड E2। ठीक है, सबसे पहले E1 की बात करते हैं। E1 में हमारे पास एल्प्रोस्टैडिल, एल्प्रोस्टैडिल, ठीक है, एल्प्रोस्टैडिल एंड जेमिप्रोस्ट, एल्प्रोस्टैडिल एंड जेमिप्रोस्ट, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स आ जाती है यहाँ पे। एंड साथ के साथ मिसोप्रोस्टोल। कौन सी? माइसो और मिसोप्रोस्टोल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिनका यूज क्या है मैं आपको यूज भी साथ के साथ बता देता हूँ। यूज एल्प्रोस्टोडिल एरेक्टाइल डिसफंक्शन में यूज होती है। किसमें यूज होती है? एरेक्टाइल डिसफंक्शन, बिकॉज PGE1 इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एरेक्टाइल डिसफंक्शनैलिटी। तो ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में, एरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करने में मदद करती है। PGE1 जेमिप्रोस्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विकल प्राइमिंग इन अर्लियर प्रेगनेंसी। सर्विकल प्रिमिंग, सर्विकल प्रिमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट मिसोप्रोस्टल, पीजीई वन जीआईटी, जीआईटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज, अगर वहां पे एसिड सेक्रेशन बढ़ गई है तो म्यूकस सेक्रेशन बढ़ानी पड़ेगी ताकि पेप्टिक अल्सर की कंडीशन ट्रीट हो। तो यहाँ पे हम पेप्टिक अल्सर की ट्रीटमेंट के लिए मिसोप्रोस्टोल देते हैं। क्या देते हैं? मिसोप्रोस्टोल। एंड वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिसोप्रोस्टोल इज ऑल्सो यूज्ड इन द केस ऑफ अबॉर्शंस। ठीक है, अबॉर्शन के केस में हम किसको यूज करते हैं? माइसोप्रोस्टोल को। E1 का आई होप यहाँ पे क्लियर आउट हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास E2 के ऊपर। किसके ऊपर? E2, PGE2। PGE2 में एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है डाइनोप्रोस्टोन। किसका नाम? इसका नाम है डाइनोप्रोस्टोन, डाइनोप्रोस्टोन। डाइनोप्रोस्टोन बेसिकली इसका दो तरीके का एक्शन है। इट हैज एन एक्शन ऑन E2 एज वेल एज F2 अल्फा पे भी। E2 और F2 अल्फा दोनों पे इसका एक्शन आपको देखने को मिलता है। डाइनोप्रोस्टोन इज यूज्ड, अगर वो E2 पे जा रही है तो इट इज यूज्ड इन द इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर इंडक्शन के लिए। ठीक है, लेबर इंडक्शन। ठीक है, एंड अगर यहाँ पे हम बात करें F2 अल्फा की से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? F2 अल्फा से रिलेटेड, इट इज यूज्ड इन द मिड टर्म अबॉर्शन। किसमें यूज होती है? मिड टर्म अबॉर्शन। ठीक है, डाइनोप्रोस्टोन का क्लियर आउट हो गया होगा। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास F2 अल्फा का ही। ठीक है, F2 अल्फा के दो ड्रग्स आ जाती है। एक तो ड्रग हो गई आपके पास यहाँ पे डाइनोप्रोस्टोन मिड टर्म अबॉर्शन के लिए, लेकिन एक और ड्रग है जिसका नाम है लेटानोप्रोस्ट। क्या है इसका नाम? लेटानोप्रोस्ट। लेटानोप्रोस्ट बेसिकली इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं हम इसको? ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट के लिए, because it is responsible for decreasing the interocular pressure, it is responsible for decreasing the interocular pressure, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, F2 अल्फा यहाँ पे क्लियर हो गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट विल बी PGI2। ठीक है, PGI2, PGI2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन द ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। किसमें यूज करते हैं हम इसको? बेसिकली पल्मोनरी, पल्मोनरी हाइपर टेंशन, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और ड्रग जो यहाँ पे रहेगी वो रहेगी इपोप्रोस्टेनॉल, इपोप्रोस्टेनॉल। तो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स ऑलमोस्ट सारे क्लियर आउट हो गए होंगे। जो अगर कुछ एक दो बचा होगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे यहाँ पे क्लियर आउट हो गए हैं। एल्प्रोस्टोडिल, जेमिप्रोस्ट, मिसोप्रोस्टोल, डाइनोप्रोस्टोन, इपोप्रोस्टोल। सो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर आउट हो गए होंगे। तो ये तो हमने प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में सारी चीजें देख ली कि प्रोस्टाग्लैंडिन का एक्शन किस तरीके से है, कहाँ पे है, क्या चीजें दे रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ल्यूकोट्राइन्स के बारे में। ठीक है, ल्यूकोट्राइन्स, ल्यूकोट्राइन्स में बेसिकली इंपॉर्टेंट है फॉर द इन्फ्लामेशन मीडिएशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मीडिएशन ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन का काम कौन करता है? ल्यूकोट्राइन्स करते हैं। स्ट्रेट चेन होते हैं। क्या होते हैं? सेकंड चीज क्या होती है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड। क्यों? क्योंकि दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे एंड द साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, whereas the lipoxygenase pathway responsible for the production of lined or straight chain compounds. Next,
यहाँ इनकी सिक्रीशन कैसे कैसे हो सकती है। अगर यहाँ पे हम ल्यूकोट्राइन B4 के बारे में बात करें, इट इज सिक्रीटेड बाय द न्यूट्रोफिल्स। किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है? इट इज सिक्रीटेड बाय द न्यूट्रोफिल्स। एंड अगर हम दूसरी चीजों के बारे में बात करें, LTC4 एंड LTD4, दे आर सिक्रीटेड बाय द मैक्रोफेजेस, दे आर सिक्रीटेड बाय द मैक्रोफेजेस, ठीक है। And both are mediators of asthma, they are mediators of asthma, they are responsible for the bronchoconstrictors, ठीक है। they are the potent and they are basically, ये bronchoconstriction में इनका काम रहता है। अगर हम बात करें कि बेसिकली ल्यूकोट्राइन्स में हमारे पास कोई भी एनालॉग ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इनकी जो अगर एक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ जाए तो इनकी एक्टिविटी कौन रोक सकता है? सबसे पहले हम लॉक्स एंजाइम को रोक के इनकी एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं, बिकॉज लॉक्स एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ल्यूकोट्रिन की प्रोडक्शन के लिए। ल्यूकोट्रिन की प्रोडक्शन बंद कैसे कर सकते हो? जब आप लॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हो। तो ज़ैल्यूटोन, ZELUTON, ज़ैल्यूटोन एक इंपॉर्टेंट ड्रग है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहिबिशन ऑफ लॉक्स एंजाइम। साथ के साथ हम जो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर होते हैं आपके पास, ल्यूकोट्रिन्स के जो रिसेप्टर्स हैं उनको एंटागोनाइज कर सकते हैं, और एंटागोनाइज करने के लिए मोंटेलुकास्ट सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है फॉर द एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑन ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर। LT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, LT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो आई होप आपको ल्यूकोट्राइन्स भी क्लियर आउट हो गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट विल बी थ्रोम्बोक्सिन्स, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें थ्रोम्बोक्सिन्स की, थ्रोम्बोक्सिन्स मैं यहीं पे डिस्कस आउट कर लेता हूँ, TXA2 थ्रोम्बोक्सिन्स। Thromboxanes basically synthesized from the prostaglandins, thromboxane synthesize किए जाते हैं, और इनका जो मेजर काम रहता है, it has a major role in the inflammation में इसका बेसिकली रोल रहता है, एंड ऑल्सो इन द पेन परसेप्शंस एंड फीवर कंडीशन। तो हम बेसिकली कॉक्स इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जैसे आपके पास एस्पिरिन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे एस्पिरिन, ठीक है। एस्पिरिन ऐसी ड्रग है जो कि थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस को रोकती है, इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोक्सिन। तो हमेशा आपने याद रखना है, थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस इनहिबिटेड बाय कॉक्स इनहिबिटर, दैट इज एस्पिरिन। डेल्ट्रोबैन, डेल्ट्रोबैन एंड सल्ट्रोबैन, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। सल्ट्रोबैन, ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने में मदद करती है, थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर पे एंटागोनिस्टिक एक्शन देती है। सो आई होप यहाँ पे सारे के सारे जितने भी आइकोसिनोइड्स थे और लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स थे हमने यहाँ पे क्लियर आउट कर लिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्लियर आउट हो गए होंगे। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है रिलेटेड टू क्वेश्चन, सारी चीज़ें क्लियर आउट हो गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई बिकॉज थोड़ा सा टॉपिक लेंथी था। नेक्स्ट वीडियो विल बी फॉर नसेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉय।